Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of October 2021. तो 9 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है और तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. 1 person 1 like का कंसेप्ट बेसिकली मैंने आपको बताया कि 1 person 1 like का कंसेप्ट आप रखिए एंड डू 1 share एज वेल. स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ. एक और चीज़ बता दो कि नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए. अगर आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल, तो या तो लिंक से अगर नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो आप @TEMS IAS TEMS IAS बस इतना सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में, और TEMS IAS आप इतना इंस्टाग्राम में सर्च कर लीजिए. TEMS IAS इंस्टाग्राम में और TEMS IAS टेलीग्राम में. डू शेयर, डू लाइक अस देयर एज वेल. स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ. पहला सवाल जो है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आप प्रैक्टिस करते रहिए. मैंने पहले भी आपको कहा है कि डू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन योर ओन. अगर नहीं बनता है तो आंसर्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप अपनी तरफ से सॉल्व ज़रूर करिए. नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे तो नॉट अटेम्प्टेड लिखिए, ठीक है ना. लेकिन बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितने आपने अटेम्प्ट किए. पहला सवाल है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल के बारे में. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइंड बाय रशिया. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट कैन एंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स विद इन द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. आर्टेमिस प्रोग्राम. आर्टेमिस प्रोग्राम इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है? ऑप्शंस आर ए नासा, बी इसरो, सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या डी जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. तो ये 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि जो आर्टेमिस प्रोग्राम है इनमें से किसका है. थर्ड क्वेश्चन इज ब्राजीलिया डिक्लेरेशन. तो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन न्यूज़ में था, तो आपको बताना है कि किस सेक्टर से रिलेटेड है ये. ऑप्शंस आर ए प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन राइट्स, बी फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी एंड हंगर, सी रोड सेफ्टी, या डी नेट जीरो एमिशन टारगेट्स. दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. मैं आपको जब आज के इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स बता लूँगा तो मैं आंसर आपको बता दूंगा. ओके, सो जस्ट अटेम्प्ट इट टिल देन. आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए. मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे. आज का जो मेंस क्वेश्चन आपको आंसर जिसका लिखना है वो है व्हाई इज अवर डेमोक्रेसी कॉल्ड क्वासी फेडरल. हमारी डेमोक्रेसी क्वासी फेडरल क्यों कहलाती है? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेम. इस क्वासी फेडरल होने के एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है? दिस इज द क्वेश्चन टू यू. प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में. जो पहली न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सेरेमनी विच वाज रिसेंटली हेल्ड, जिसमें इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल. नाम याद रखिए सबसे पहले तो, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल. हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, HACNP आप लिख लीजिए. हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल. अब ये HAC क्या है? हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल क्या है? तो हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल वाज इनिशिएटेड एट द वन प्लैनेट समिट इन 2021 पेरिस. तो पेरिस में जो वन प्लैनेट समिट हुआ था 2021 का, पेरिस में हुआ था 2021 का वन प्लैनेट समिट. वहाँ पे ये HAC यानी कि हाई एम्बिशन कोलिशन स्टार्ट किया गया. इस कोलिशन का एम क्या है? दिस कोलिशन एम्स टू प्रमोट एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशियन बाय 2030. तो इसको 30-30 टारगेट बोलते हैं. हाई एम्बिशन कोलिशन को 30-30 टारगेट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशियन को ये 2030 तक प्रोटेक्ट करना चाहता है. याद रखेगा हाई एम्बिशन कोलिशन का जो मेन एम है वो क्या है? टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द लैंड एंड ओशियंस, टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द लैंड्स एंड ओशियन बाय 2030. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 30-30 टारगेट भी कहते हैं. 30-30 टारगेट कहते हैं. तो 30-30 ग्लोबल टारगेट बेसिकली एम करता है टू हॉल्ट द एक्सेलरेटिंग लॉस ऑफ स्पीशीज एंड प्रोटेक्ट द वाइटल इकोसिस्टम. तो एक तो स्पीशीज का लॉस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. बहुत सारी स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड, इसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं. तो स्पीशीज का लॉस हो रहा है, प्लस हमारे साथ वाइटल जो इकोसिस्टम है, वाइटल इकोसिस्टम्स जो है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका लॉस हमको देखने को मिल रहा है. और इन सभी लॉसेस से बचाने के लिए, वर्ल्ड के लैंड को और वर्ल्ड की वाटर बॉडीज़ को बचाने के लिए बेसिकली ये प्रयास किया जा रहा है, सो दैट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशियन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय 2030. तो ताकि इस इतने एरिया को तो कोई नुकसान ना पहुंचे 2030.
और नुकसान किस चीज़ से पहुंच रहा है? नुकसान इस चीज़ से पहुंच रहा है कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल इतना सारा नुकसान हो रहा है, तो ऑल दीज आर द रीजंस फॉर दैट। ये सारे ही रीजंस है कहीं ना कहीं उसके लिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई एक रीज़न है, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी हैं, साथ ही इसके साथ नॉन एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी हैं, कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं। आगे मूव करते हैं। HAC यानी कि हाई एम्बिशन कमीशन का अगर हम देखें, को चेयर इस समय कौन कर रहा है, तो फ्रांस एंड कोस्टा रिका इसको को चेयर कर रही हैं, एंड यूनाइटेड किंगडम एज ओशियन को चेयर। तो ओशियन को चेयर इसका जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, कोस्टा रिका एंड फ्रांस को चेयर कर रहे हैं नॉर्मली इसको। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इस ग्रुप के अभी 70 से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं, जो कि 30-30 टारगेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम कसम खा के बैठे हैं। एंड इंडिया जो है, इट इज़ द फर्स्ट ब्रिक्स कंट्री टू जॉइन द हाई एम्बिशन कमीशन। नाउ दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिया जो है वो पहली ब्रिक्स कंट्री बन गई टू जॉइन दिस हाई एम्बिशन कमीशन। सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया। ये हमारी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने में मदद करेगा। किसको इंक्रीज करने में? सॉफ्ट पावर को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल हमारी रेपुटेशन बनाने का काम करते हैं, और जो इंटरनेशनल हमारी रेपुटेशन बनाए वो पावर कहलाती है सॉफ्ट पावर। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब 30-30 टारगेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम करेंटली देखें प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो 15% वर्ल्ड का लैंड और 7% वर्ल्ड के ओशंस जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। अभी केवल 15% वर्ल्ड का लैंड और 7% वर्ल्ड के ओशन प्रोटेक्टेड हैं। इसी चीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज करनी है, एंड 30% वर्ल्ड का लैंड और टोटल ओशन, मतलब कि अभी जो 15-6-21 और 1-22, तो 15-7-22 जो है उसको बढ़ा करके 30%, मतलब कि अभी 8 साल में 8% लगभग बढ़ाना है इस प्रोटेक्शन के लेवल को, 30% करना है, ठीक है ना। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो करंट लैंड प्रोटेक्शन है उसको हमको डबल करना है, ओशन प्रोटेक्शन को क्वाड्रपल करना है। अब आप देख सकते हैं 15 से 30, वो टोटल में 30 नहीं है, 30% दोनों के लिए। एक और चीज़ यहाँ पे करेक्शन याद रखिएगा, 30% दोनों के लिए। तो जैसे कि 15% अभी करेंटली लैंड चल रहा है, तो उसका डबल कर देंगे तो 30% प्रोटेक्शन, और 7% चल रहा है हमारा अभी ओशन का करंट रेट, तो उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो 28 के आसपास, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 30%। तो क्वाड्रपल करने की जरूरत है। तो 30% लैंड का एंड 30% ओशन का बाय 2030, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड अगली जो न्यूज़ है वो है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। रिपोर्ट का नाम है इनिशिएटिव्स बाय द स्कूल एजुकेशन सेक्टर इन 2020-21। नाम क्या है? इनिशिएटिव्स बाय द स्कूल एजुकेशन सेक्टर इन 2020-21। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिपोर्ट निकाली है। द रिपोर्ट इज बीइंग आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड इसने अभी रिसेंटली कोविड-19 के बाद जो रिस्पॉन्स आया, उसके बाद क्या एजुकेशन का स्तर रहा, उनके ऊपर ये रिपोर्ट निकाली गई बेसिकली। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं क्या पॉइंट्स है इसमें। की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट ने ये शो केस किया है कि 40 to 70% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन 7 लार्ज स्टेट्स डू नॉट हैव एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस। तो अभी जो 40 से 70% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऐसे हैं सबसे बड़े 7 प्रदेशों में, मतलब बड़े 7 प्रदेशों में, जहाँ पे बच्चों के पास डिजिटल डिवाइसेस नहीं है। अब ये कौन से बड़े 7 प्रदेश हैं? तो ये असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। इसमें मध्य प्रदेश में तो 70% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डिजिटल डिवाइसेस नहीं है। अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोविड के टाइम में जितनी भी डिजिटल क्लासेस ना ये ना वो हुई होंगी, तो इनको कैसे उन्होंने कैरी आउट किया होगा। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा एक और बात करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो विच आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वेज ऑफ वेरियस सैम्पल साइजेस, लगभग 29 करोड़ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 14.33 करोड़ इन बिहार वर फाउंड विदाउट एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेज। 29 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल डिवाइसेज नहीं है, ठीक है ना। एंड जिसमें से 14 करोड़ आपके बिहार में बच्चे पाए गए। नाउ डिजिटल डिवाइसेज हैज़, अगर आपको नहीं मिलेंगे तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास डिजिटल डिवाइसेज ही नहीं तो किसी भी प्रकार की जो ऑनलाइन क्लास है, किसी भी प्रकार की जो डिजिटल क्लास है, वो तो फिर आप भूल जाइए। तो दैट इज द बिग थिंग विच वी कैन गेट फ्रॉम हियर। अगली जो न्यूज़ है वो है यूनाइटेड नेशंस के भी एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, याद रखिएगा, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल
बोलते हैं। एंड इसने अभी रिसेंटली हाईलाइट किया है कि दैट इंडियन सोसाइटी एज जो डिवाइड है इंडियन सोसाइटी में, उसका होता है कि 5 आउट ऑफ 6 मल्टी डायमेंशनली पुअर आर फ्रॉम द लोअर ट्राइब्स और कास्ट। तो 6 में से 5 जो लोग हैं जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं वो लोअर ट्राइब्स और कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 का एक हाईलाइट था जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो ये रिपोर्ट निकालता कौन है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दो बॉडी मिलकर के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और दूसरी कौन सी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ये मिलकर के ये रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है ना। फिर नीति आयोग जो है, इट इज द नोडल एजेंसी दैट हैज बीन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेवरेजिंग एंड मॉनिटरिंग द मैकेनिज्म्स ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इंडिया की जो बॉडी इससे एसोसिएटेड है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से, वो है नीति आयोग। वही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है फ्रॉम इंडिया इन केस ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है ना। और इंडिया की जो रैंकिंग है 2020 के अकॉर्डिंग थी, वो थी हमारी 62 अमंग 107 कंट्रीज़, जिसमें हमारा जो स्कोर था वो 0.123 था। एंड याद रखिएगा हमारा जो रैंकिंग था वो 62 था आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं और देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया बेसिकली, इस रिपोर्ट में इस बार जो है 107 डेवलपिंग कंट्रीज़ के 109 डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए रिपोर्ट निकाली गई है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, 2020 में जो थी हमारी रैंकिंग वो थी 62 आउट ऑफ 107। इस साल जो है 109 कंट्रीज़ के लिए निकाला गया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। एंड प्रेजेंट जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टिमेट है वो बाय एथनिसिटी, बाय कास्ट, ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन लोग हैं जो पीछे रह गए हैं, हु आर द पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड। एंड ऐसे में फिर इंडिया के ऊपर आती है बात कि 5 आउट ऑफ 6 आर फ्रॉम द लोअर कास्ट, और जो बैकवर्ड ट्राइब्स एंड कास्ट है उनके वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो बेसिकली उनके लिए क्या करने की जरूरत है ना, दिस इज द गवर्नमेंट टू थिंक ऑफ, है ना। गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत है कि व्हाट कैन बी डन फॉर देम। टॉप 5 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब टॉप 5 कंट्रीज जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में रह रहे हैं 381 मिलियन, नाइजीरिया में 93 मिलियन, पाकिस्तान में 83 मिलियन, इथियोपिया में 77 मिलियन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 56 मिलियन। तो ये 5 कंट्रीज हैं जिनके एब्सोल्यूट नंबर्स दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हम सब सहारन कंट्रीज के साथ आने लगे। तो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड फॉर इंडिया। आगे मूव करते हैं। आफ्टर 68 ईयर्स टाटाज विन बैक द एयर इंडिया विद 18,000 करोड़ बिड। तो यहाँ पे टाटा ग्रुप को जो है, टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, याद रखेगा। तो 68 ईयर्स 68 सालों के बाद एयर इंडिया जो है वो इट विल रिटर्न टू द टाटा फोल्ड। एंड टाटा सन्स की एक सब्सिडियरी है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, उसको बिडिंग में मिला है इस बार का जो एयर इंडिया का है, एंड ऑपरेशंस का जितना भी चार्ज है वो मिल गया है। एंड 100% जो ओनरशिप रहेगी वो टाटा ग्रुप की रहेगी। 100% ओनरशिप किसकी रहेगी, टाटास की रहेगी। दे विल ओन 100% स्टेक्स इन एयर इंडिया एज ऑल्सो 100% इन इट्स इंटरनेशनल लो कॉस्ट आर्म एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया प्लस इसके साथ साथ एक एयर इंडिया की अब इंटरनेशनल आर्म जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसके लिए भी इसको 100% ओनरशिप स्टेक्स में रहेंगे। एंड 50% इन द ग्राउंड हैंडलिंग जॉइंट वेंचर एयर इंडिया सैट्स। तो 50% को ग्राउंड वर्क में भी, ग्राउंड हैंडलिंग में भी 50% एयर इंडिया सैट्स के रूप में रहेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फ्रंट पेज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइमलाइन देखो लिखी गई कि 1932 में JRD टाटा पायलट्स टाटा एयरलाइंस इनॉग्रल फ्लाइट फ्रॉम कराची टू बॉम्बे। तो JRD टाटा ने पायलट की थी टाटा एयरलाइंस की इनॉग्रल फ्लाइट थी फ्रॉम कराची टू बॉम्बे 1932 में सबसे पहली बार। फिर 1946 में टाटा एयरलाइंस बिकेम अ पब्लिक कंपनी एंड रीनेम्ड एज एयर इंडिया लिमिटेड। 1946 में ही फिर ये टाटा एयरलाइंस जो थी वही एयर इंडिया बन गई थी, एयर इंडिया लिमिटेड बन गई थी। ठीक है ना।
फिर 1948 में गवर्नमेंट ने 49% स्टेक्स जो थे एयर इंडिया में वो ले लिए, एंड 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नेशनलाइज कर दिया, मतलब कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना ली। फिर 2007 में एयर इंडिया मर्जेस विद इंडियन एयरलाइंस दैट ऑपरेट ओनली डोमेस्टिक रूट्स। फिर 2012 में गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ का बेल आउट निकाला एयर इंडिया के लिए, है ना। और एयर इंडिया के पास उसमें 67,000 करोड़ से ज़्यादा का डेट था, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट ने ट्राई किया 76% स्टेक्स एयर इंडिया के बेच दिए जाए, बट कोई बिल्डर नहीं आया। फिर गवर्नमेंट ने दोबारा 2020 में अटेम्प्ट किया 100% स्टेक्स बेचने का, एंड इस बार टाटा सब्सिडरी जो टैलिस प्राइवेट लिमिटेड है उसने विनिंग बिडर के रूप में वो इमर्ज हुआ। ये पूरी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। हम आते हैं एडिटोरियल पेज पे। बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है। पहला जो एडिटोरियल है अश्विनी के रे का ये आर्टिकल है, क्वासी फेडरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, और क्या क्या उसकी समस्याएं हैं, क्या क्या उसके एविडेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस किए जाएंगे। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि कुछ फॉल्ट लाइन्स है जो कि हमको दिखती है, जो कि क्लियर कट ये बताती हैं कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो सेंटर की तरफ थोड़ा टिल्टेड है। ये सारा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा वैसे, है ना, सारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किस तरीके से सेंटर की तरफ टिल्टेड दिखता है। तो पहला जो एविडेंस ऑथर ने दिया है वो ये दिया है कि आप देखें कि जो सेंटर मतलब लोकसभा है जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एक राज्यसभा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा हो गया, एक तरीके से लोकसभा हो गया, और राज्यसभा में तो स्टेट्स के मेंबर आते हैं, मतलब राज्यसभा में स्टेट्स काउंसिल के मेंबर आते हैं। तो राज्यसभा जो है वो बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकता है लोकसभा को, केवल डिले करने का पावर रखता है। ज़्यादातर केसेस में डिले करने का पावर रखता है राज्यसभा। जो मेन चीज़ें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, चाहे वो आपका यहाँ पे देखा हो आपने मनी बिल का केस आपने देखा हो, तो थोड़ा लिमिटेड पावर्स है। मतलब बाकी केस में कहीं ज़्यादा पावर्स भी है राज्यसभा के पास, बट मेजर जो मनी बिल का केस है वहाँ पे जैसे उसके पास लिमिटेड पावर है। तो ये एक प्रूफ है कि सेंटर की तरफ थोड़ा टिल्ट। दूसरा जो आप देखो कि जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है, इलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल बॉडी है। आप चाहे तो तीसरा देखो प्रेसिडेंट एक सेंट्रल बॉडी है। चौथा देखो आप गवर्नर देखो, गवर्नर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि गवर्नर तो स्टेट में रहता है। ऑथर ने एग्जांपल दिया कि गवर्नर तो देखो स्टेट में रहता है, लेकिन वो कई बार लिंक की तरह काम नहीं करता। गवर्नर को काम कैसे करना चाहिए, लिंक टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नर काम कैसे करता है, एजेंट ऑफ द सेंटर की तरह काम करता है। गवर्नर किसकी तरह काम करता है, एजेंट ऑफ द सेंटर की तरह काम करता है, मतलब और ज्यादा स्टेट को परेशान ही करता है। तो एक इंपॉर्टेंट ये भी ऑथर ने एग्जाम्पल लिखा है। अब ऑथर ने एक कुछ बहुत जो फेमस इंडिया के पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं उनका क्या विचार रहा है उसके बारे में ऑथर ने बताया कि और वो किस तरीके से चेंज हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको जो नाम दूंगा ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, और उनका जो मॉडल उन्होंने दिया था इंडिया की डेमोक्रेसी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कॉपी में आप नोट्स बना करके लिख लो इस चीज़ को, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अपने कॉपी में लिख लो, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। ये GS2 का टॉपिक रहेगा, और इसमें क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है। तो पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है रजनी कोठारी जी। तो रजनी कोठारी जी अगर आप देखें तो पहली चीज़ तो कई लोगों को डाउट रहता है, रजनी कोठारी जी मेल है, ही इज़ अ मेल, ठीक है ना। या ये भी आप याद रखिएगा, आप सर्च कर लीजिए इनके बारे में। रजनी कोठारी ने जो मॉडल दिया था वो था वन पार्टी डोमिनेंस का मॉडल। इन्होंने वैसे कांग्रेस के लिए दिया था वन पार्टी डोमिनेंस मॉडल। वन पार्टी डोमिनेंस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, वन पार्टी डोमिनेंस मॉडल इन्होंने दिया था। एंड इनका जो किस तरीके से चेंज आया उसमें, तो ऑथर ने कहा है कि इसमें चेंज इस तरीके से आया कि पहले जो वन पार्टी थी वो थी कांग्रेस, जो वन पार्टी डोमिनेंस पहले था वो कांग्रेस का था। नाउ दैट हैज शिफ्टेड टू द बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे एक और चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को मैं, इसमें इंपॉर्टेंट है। रजनी कोठारी जी की कुछ बुक्स भी हैं, एक दो बुक्स उनका याद रखिएगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, ये तीन किताबें याद रखिएगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया,
कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, ये रजनी कोठारी जी की 3 किताबें हैं। फिर अगला जो मॉडल हम देखते हैं वो है गुन्नार मिर्डल का एक मॉडल है, मिर्डल्स सॉफ्ट स्टेट। तो ये मिर्डल का जो मॉडल था वो था सॉफ्ट स्टेट का, एंड वो अब रीइंकारनेट किस तरीके से हुआ है, मतलब वो किस तरीके से चेंज हुआ है। ऑथर ने कहा है कि वो ये पेगासस का एरा चल रहा है, जहाँ पे फेक वीडियोस आ रहे हैं, मास डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोवर्जन आ रहा है, लोगों के डेटा को यूज़ किया जा रहा है उनको कोवर्स करने के लिए। तो ये दूसरा है गुन्नार मिर्डल का सॉफ्ट स्टेट मॉडल, जिसकी जगह ले ली है पेगासस एरा का फेक मॉडल जो है अब। फिर अगला है गालब्रेथ का मॉडल, फंक्शनिंग एनार्की बोलते हैं उसको। गालब्रेथ का जो मॉडल था वो था फंक्शनिंग एनार्की। नाउ हैज ग्रेटर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। आज की अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हो गया। तो गालब्रेथ का जो फंक्शनिंग एनार्की मॉडल था उसकी जगह ले ली है जो क्रिमिनल मॉडल आ गया है, क्रिमिनलाइजेशन वाला मॉडल आ गया है। तो फंक्शनिंग एनार्की था गालब्रेथ का मॉडल, अब देखो तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स वाला मॉडल आ गया, ठीक है ना। फिर एक और चीज ऑथर ने कही कि फेडरल थ्योरिस्ट है केसी वियर। केसी वियर का नाम आप सबने सुना होगा। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो सेंट्रलाइज्ड स्टेट विद सम फेडरल फीचर्स है। इंडिया इज अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट विद सर्टेन फेडरल फीचर, जिसको हम क्वासी फेडरल बोलते हैं। स्टेट है, ओवरऑल इंडिया को सेंट्रलाइज्ड स्टेट कहा गया, काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। एंड इंडिया में कुछ फीचर्स हैं जो कि क्वासी फेडरल फीचर्स हैं, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दे दिए, फिर ऑथर ने भी वही एग्जांपल्स देंगे किस तरीके से अपन देख सकते हैं कि क्वासी फेडरल और सेंटर की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्टेड है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और हमारा जो पूरा ओवरऑल डेमोक्रेसी है वो भी एक तरीके से पूरा सेंटर की तरफ शिफ्टेड है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि देखो ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर हम स्टेट्स को उनकी फुल इक्वल ड्यू नहीं देंगे तो एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तो स्टेट्स ही हैं, है ना। और हम ना उनको फुल पावर दे रहे हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी अपन डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं। उनको कहते तो हैं कि आप सॉवरेन हो, लेकिन उनको सॉवरेन स्टेटस देते नहीं है ना। फिर हम उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऑटोनॉमस स्टेटस नहीं दे रहे हैं, ऑटोनॉमी से काम नहीं करने दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑथर ने बताई है कि ये कहीं ना कहीं एक जो पावर है काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट कर रही है। फिर ऑथर ने एक और चीज़ कहा, जैसे कि अगर आप देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि स्टेट को गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। फिर अगर अपन देखें कि सेंटर ने किस तरीके से स्टेट के सामने बाउंड्रीज क्रिएट करके रख दी हैं। जैसे ऑथर ने कहा है कि सेंटर जो चाहे तो स्टेट को बहुत ही ईजिली एक सिंपल बिल के थ्रू ब्रेक कर सकती है, डिवाइड कर सकती है किसी 2 पार्ट में। मतलब अगर ये सपोज कोई स्टेट है तो इसके 2 पार्ट करने हैं, 4 पार्ट करने हैं, 6 पार्ट करने हैं, 8 पार्ट करने हैं, सेंटर चाहे तो सिंपल मेजॉरिटी से एक बिल पास करके इस चीज़ को चेंज कर सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ये अपने आप बहुत बड़ा एक फीचर जो कि मतलब कि दिखाता है कि कितने सेंट्रलाइज्ड है हमारा जो इंडियन डेमोक्रेसी है। और ऑथर ने ये भी कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखो तो 70 सालों में 105 बार अमेंड हो चुका है। वहीं पे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 27 बार केवल अमेंड हुआ है 250 सालों में। 250 सालों में केवल 27 बार अमेंड हुआ है। वहीं पे हमारा इतना मतलब वैसा है कॉन्स्टिट्यूशन कि 70 सालों में 105 बार से ज़्यादा अमेंड हो चुका है, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ कहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम सब जानते हैं नेशन बिल्डिंग का है। नेशन बिल्डिंग देखो, जब मैं आपसे नेशन की जब बात करूँगा ना तो नेशन एक्चुअली में एक बहुत ही डाइवर्स कंसेप्ट है। नेशन के कंसेप्ट में फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नेशन के कंसेप्ट में फिर न केवल जियोग्राफी आती है आपकी, है ना, सॉरी याद रखिएगा कि जब हम नेशन के कंसेप्ट की बात करते हैं तो उसमें आपकी ज्योग्राफी आती है, मतलब आपकी बाउंड्रीज आती हैं, फिर आपके सिटीजन्स आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है कि ज्योग्राफी आती है, फिर आपके सिटीजन्स आते हैं, फिर उनकी सिटीजनशिप आती है, उनके फिर आप किस तरीके से उनका आपके साथ रिलेशन है, मतलब कि जो इमोशनल कनेक्ट है वो कैसा है। तो नेशन आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर इमोशनल यूनिटी नहीं होगी। और जब तक ये रीजनल एस्पेक्ट काम करता रहेगा, स्टेट्स को हमेशा एक डाउट रहेगा, एक क्रेडिबिलिटी डेफिसिट रहेगा, तब तक ये नेशन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इंडिया को अपन फिर एक नेशन नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ ऑथर ने भी बताई है यहाँ पे कि जब तक आपको नेशन अगर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको ये जो इमोशनल कनेक्ट है और एक जो ऑटोनॉमी वाली चीज़ है कि थोड़ा स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, तो सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी वो दूर करने की ज़रूरत है। एंड ऑथर ने यही चीज़ बोली है कि अगर आप उनको फुल पावर नहीं देंगे, चाहे आप राज्यसभा का केस देख लीजिए, उनको पावर नहीं दी गई है, राज्यसभा कोई काम नहीं कर सकता ज़्यादा, है ना। स्टेट्स को ही आपने पावर नहीं दी, स्टेट सब्जेक्ट में आपने कॉन्करेंट लिस्ट बना दी, आपने रेसिडुअल पावर बना दी, कह दिया रेसिडुअल पावर किसके पास
पास रहेगी, सेंटर के पास रहेगी। आपने कहा कॉन्करेंट लिस्ट में अगर दोनों लॉ बनाते हैं तो सेंटर का माना जाएगा। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को दर्शाता है। और ऑथर ने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको श्रीलंका, पाकिस्तान और ये सब कंट्रीज नहीं बनना है तो आपको थोड़ा सा ये जो क्वासी फेडरल वाला जो एक डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी है वहाँ से हमको एक फंक्शनल डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग विच ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है ना। एक दूसरे आर्टिकल में पूरा ज़्यादा खास तो नहीं है, बस याद रखेगा कि दूसरे आर्टिकल में ऑथर ने कहा है कि जो हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, चाहे वो प्रैक्टिकली देखो चाहे आप थ्योरेटिकली देखो। मतलब थ्योरेटिकली वाला एजुकेशन में भी उसको इंक्लूडेड नहीं किया गया ज़्यादा, और ज़्यादा उसको ऊपर प्रैक्टिकल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब में तो कहीं ना कहीं कमी है ही। ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि जो हमको कोशिश करनी है वो ये करना है कि जो करिकुलम हम फॉर्म करें, एजुकेशन का करिकुलम चाहे स्कूल का करिकुलम हम बनाएं, उसमें हम पब्लिक हेल्थ को इंक्लूड करें। तो इन पब्लिक हेल्थ को अगर आप अपन इंडियन मेडिकल एजुकेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स जो हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो इनके प्रति इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाएगी। तो पब्लिक हेल्थ का जो कंसेप्ट है, पब्लिक हेल्थ का कंसेप्ट हमको ज़रूर लोग अपने जो करिकुलम है, मेडिकल करिकुलम है, मेडिकल एजुकेशन उसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि हेल्थ पॉलिसी के बारे में, हेल्थ सिस्टम्स के बारे में, सोशल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, साइको सोशल हेल्थ के बारे में। ये सारी हेल्थ के सिस्टम्स का जो एजुकेशनल एस्पेक्ट है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, वो हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करने की आवश्यकता है। सो दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। पाक बे स्कीम। अब पाक बे स्कीम क्या है? बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि डीप सी फिशिंग को बढ़ावा देती है इन द पाक बे रीजन। पाक बे आप सबको पता होगा ना, जैसे ही अगर आप ये इंडिया का सदर्न इंडिया वाला पार्ट है और यहाँ पे इस तरीके से लाई करता है, फिर आपका ये श्रीलंका आता है। ठीक है ना, इस तरह से आता है। तो ये वाला जो रीजन है ये किसका रीजन है? यहाँ पे क्या है? आपका पाक बे आता है। पाक बे वाला जो रीजन है जो इंडिया श्रीलंका के बीच में है, वहाँ पे एक इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, पाक बे स्कीम, जिसमें कि जो बॉटम ट्रॉलिंग का मेथड होता है फिशिंग का। देखो फिशिंग के बहुत सारे मेथड है। एक मेथड होता है बॉटम ट्रॉलिंग का मेथड होता है, बॉटम ट्रॉलिंग। इसमें ट्रॉलर नाम के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। देखो बॉटम ट्रॉलिंग में आपको दिखा देता हूँ कैसे होती है, एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ बना करके। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है ना, नहीं तो मैं बायो ले लिया होता, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का शौक बहुत था कि मुझे लगता था डॉक्टर बन जाऊँगा, बट ड्राइंग अच्छी नहीं थी इस कारण से। तो बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है? जैसे कि इस तरीके से आपका ओशन, इस तरीके से आपका पानी है पूरा अंदर, तो अपन एक जाल डालते हैं ना। तो जैसे इसमें एक हमने जाल डाल दिया, ऊपर से नीचे तक एक जाल डाला, और अब क्या किया, इसके ऊपर इसको एक शिप में, एक नाव में बांध दिया। ठीक है ना। और अब क्या किया हमने, इसको लेकर के चलना शुरू कर दिए। तो अब ये नेट है, अब ये चूंकि नेट है तो ये अपने रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी उन सबको कलेक्ट करता जाएगा, है ना। तो ये होती है बॉटम ट्रॉलिंग। तो आपने बॉटम तक एक नेट गिरा दिया और उसके दोनों सिरे अपने नाव में बांध दिए, अपने बोट में बांध दी और बोट चला दी। तो अब क्या, वो नीचे से वो खिसलता हुआ आएगा और पूरी चीज़ें उसमें आती जाएंगी। तो बॉटम ट्रॉलिंग का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा खराब मेथड है। अब आप खुद ही कॉमन सेंस से मुझे बता सकते हैं कि क्यों खराब है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है इसको खराब कहने का वो ये है कि इसमें अनइंटेंडेड फिशिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि आप जितनी इंटेंड नहीं करते उतनी ज़्यादा, उससे ज़्यादा फिशिंग हो जाती है, अनइंटेंडेड हो जाती है। दूसरी चीज़, इसमें कुछ अनवांटेड किलिंग्स होती हैं। मतलब कि आप टर्टराइज नहीं चाहते हो, आप टर्टल नहीं चाहते हो, आप उसमें क्रैब्स नहीं चाहते हो, कुछ चीज़ें नहीं है। लेकिन जब वो ट्रॉलिंग में तो सब कुछ आ जाएगा, तो बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचता है, इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचता है। इससे जो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पे पाक बे स्कीम जो थी वो डीप सी माइनिंग के लिए की गई थी, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसको याद रखिएगा, डीप सी माइनिंग के लिए थी ये। ठीक है ना। एंड तो यहाँ पे हमने इसके बारे में जाना। आगे मूव करते हैं, बॉटम ट्रॉलिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे एयर क्वालिटी पैनल एक्सपेक्ट्स रिड्यूस स्टबल बर्निंग। तो ये कॉमन सेंस एंड न्यूज़ से ही क्लियर है। स्टबल बर्निंग के ऊपर आपको बहुत बार बता दिया है मैंने कि स्टबल बर्निंग किस तरीके से एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचाती है। जर्नलिस्ट फ्रॉम फिलीपींस एंड रशिया विन द पीस नोबेल। तो नोबेल पीस प्राइज जो किसको मिला है? जर्नलिस्ट मारिया रेसा ऑफ द फिलीपींस एंड दिमित्री मुरातोव ऑफ रशिया। तो रशिया के दिमित्री
दिमित्री मुरातोव है, और आपके फिलीपींस की कौन है, मारिया रेसा है फिलीपींस की। इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़ 2021 का। क्यों मिला है? क्योंकि जर्नलिज्म, करेजियस जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, फ्री प्रेस को बढ़ावा देने के लिए इनको मिला है। जो ये आपके दिमित्री मुरातोव हैं, इन्होंने 1993 में रशिया में ओपन किया था एक प्रेस 2012 को फाउंडर है एक रैपलर के, मिस्टर रेसा जो है रैपलर के फाउंडर हैं। और 1993 में इन्होंने नोवाया गजेटा नाम से भी स्टार्ट किया था, इंडिपेंडेंट रशियन न्यूज़पेपर था नोवाया गजेटा। और ये सब जो है बहुत ज़्यादा फ्री माने जाते हैं और वन ऑफ द फ्रीएस्ट न्यूज़पेपर ऑफ रशिया माना जाता है, ठीक है ना। वहीं मारिया रेसा जो है वो फिलीपींस की हैं, एंड इनको पीस प्राइज़ दिया गया है। फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर्ड दिस ईयर, इस साल की पहली वुमेन भी हैं ये जिनको ऑनर मिला है ये। एंड शी वॉज कन्विक्टेड लास्ट ईयर इनको कन्विक्ट सेंटेंस भी किया गया था जेल में। एक प्रेस फ्रीडम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल उठा था फिलीपींस में इस चीज़ को लेकर के, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो याद रखिएगा दिमित्री मुरातोव एंड मारिया रेसा। आगे मूव करते हैं। सम EU रूल्स गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। पोलैंड के टॉप कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारे EU के रूल्स ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। EU के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन जो है एक यूनिक इकोनॉमिक ग्रुप के रूप में स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा जब ये स्टार्ट हुआ था तो प्योरली इकोनॉमिक ग्रुप था, बाद में ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बाकी चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है ना। इसमें अभी 27 मेंबर हैं, वैसे 28 मेंबर थे, लेकिन ब्रिटेन ने 2020 में, हमको पता है ब्रेग्जिट का हमने नाम सुना होगा, उसने छोड़ दिया था। 1958 में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से हुआ था, EEC। याद रखिएगा 1958 में जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो 1958 में हुआ था, EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से हुआ था। तब ये प्रॉपर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में था, और 6 कंट्रीज थी, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड, ये 6 कंट्रीज से स्टार्ट हुआ था। बाद में 22 मेंबर्स और थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया, है ना, जिन्होंने एक अपना खुद का इंटरनल मार्केट बनाया, सिंगल मार्केट बनाया, इंटरनल मार्केट, जहां पे इन्होंने फुल पोटेंशियल को वो किया। और 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम ने इसको छोड़ दिया, तो अब 27 मेंबर बचे हैं। स्टार्टिंग में प्योरली इकोनॉमिकल था, बाद में इसमें पॉलिटिकल, क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल सारे एस्पेक्ट्स जुड़ गए, और इसका नाम भी चेंज हुआ। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1958 में नाम था, 1993 में इसको यूरोपियन यूनियन किया गया। जब मास्ट्रिस्ट ट्रीटी आई थी, उस समय मास्ट्रिस्ट ट्रीटी आई थी, उसके बाद से इसको 1993 में इसका नाम चेंज किया गया, यूरोपियन यूनियन किया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा 1999 में इसके अंदर, इसी के ग्रुप के अंदर एक और छोटा सा सब ग्रुप बनाया गया जहां पे बिना पासपोर्ट के ट्रेवल कर सकते हो, वो है शेंजन एरिया। 19 कंट्री हैं उसके अंदर, उसमें शेंजन एरिया कहते हैं, याद रखिएगा SCHENGEN, शेंजन एरिया। तो इसमें 19 कंट्री हैं। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स बताने थे, आई होप यू गॉट। टू बैन क्लाइमेट डिनायल एड्स, तो गूगल ऐसे एड्स को बैन कर देगा जो कि फॉल्स क्लाइमेट चेंज क्लेम्स करते हैं, या क्लाइमेट डिनायल को करते हैं, या मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कोई भी इस तरह की चीज़ आएगी तो वो उसको हटा दिया जाएगा। गोयल पुशेस फॉर अ रीसेट ऑफ इंडिया आसियान FTA, तो ये जो पीयूष गोयल है ना, इन्होंने कहा है कि इंडिया आसियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हमको री इनकारनेट करना है, हमको री इन्फोर्स करना है, दोबारा से उसको बनाना, रीडिज़ाइन करना एक तरीके से। इंडिया और आसियान का जो FTA है वो ऑपरेशनलाइज है सिंस 2010 से ऑपरेशनलाइज है, लेकिन ऑथर ने कहा है यहाँ पे पीयूष गोयल का करना है कि ये जो FTA है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, और इंडिया का जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसके ऊपर काफ़ी बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। तो हमको इसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, और रीडिज़ाइन करके हमको जो बैरियर्स हैं उन सब चीज़ों को हटाना है, और ताकि जो पार्टीज़ इसका फ़ायदा उठाती हैं, थर्ड पार्टीज़ इसका फ़ायदा ना उठाएं, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ना लगी रहें। तो इसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। एम टू हैव 30% ऑफ 2030 कार सेल्स एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो गवर्नमेंट का एम ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब 30%, मतलब प्राइवेट कार्स में, एंड 70% कमर्शियल व्हीकल्स में, एंड 80% टू व्हीलर्स में करने की सोच रही है गवर्नमेंट बाय 2030, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दिस इज़ द एम। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने, एक मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने एक स्कीम भी स्टार्ट की थी जिसको हम बोलते हैं फेम स्कीम। फेम 2000 वर्जन 2.0 भी आया था ना,
तो फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया, तो फेम स्कीम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. आंसर्स मैं आपको एक आज के क्वेश्चंस जो मैंने पूछे उनके बता देता हूँ, है ना. लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आस्क्ड. तो पहला सवाल मैंने पूछा था कि S-400 के रिगार्डिंग दोनों स्टेटमेंट सही हैं, याद रखेगा. दूसरा सवाल पूछा था आर्टेमिस प्रोग्राम किसका है, तो नासा का प्रोग्राम है, याद रखेगा. एंड ब्राजीलिया डिक्लेरेशन रोड सेफ्टी से रिलेटेड है. फिर हमने जाना, आज मैंने आपको HAC यानी कि हाई एम्बिशन कमीशन के बारे में बताया. इसके बाद मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताया और इनिशिएटिव्स बाय द स्कूल एजुकेशन सेक्टर 2020-21 रिपोर्ट जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के उसके बारे में बताया. फिर किस तरीके से टाटा ग्रुप ने, टाटा का जो टेलेस प्राइवेट लिमिटेड है उसने किस तरीके से जीता, और पूरी टाइमलाइन आपको मैंने बताई. और इसके अलावा मैंने आपको एडिटोरियल में बहुत अच्छे से आज एडिटोरियल अपन ने डिस्कस किया, जिसमें हमने क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का उसको डिस्कस किया. रजनी कोठारी का मॉडल हमने, गुन्नार मिल्डल का मॉडल, गैलब्रेथ का मॉडल, ये सारे मॉडल्स हमने देखे. फिर हमने पाक बेस स्कीम और बॉटम ट्रॉलिंग अच्छे से जानी कि क्या होती, किस तरीके से होती है, किस तरीके से नुकसान पहुँचाती है. फिर हमने लास्ट में देखा यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में जाना, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के बारे में जाना, ठीक है ना. और आसियान और इंडिया का FTA के बारे में जाना कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको रीडिज़ाइन करने की जरूरत है. दैट इज़ इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.